पर मूव करते हुए धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे और पुराने कंसेप्ट आपके थोड़े बहुत याद होने चाहिए, है ना। होपफुली मैं उम्मीद करूंगा कि इससे पहले वाली क्लास के लेक्चर थोड़े बहुत आपको याद हो, उसके बिना ये सवाल नहीं होगा। क्या कह रहा है वो? द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल इज डबल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। हाउ मेनी टाइम्स इट्स वेट ऑफ इट ऑक्साइड इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ मेटल प्रेजेंट इन इट। समझिए, उसने यूं बोला कि सपोज आपके पास एक मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। मैंने मान लिया इसका वेट है W1 ग्राम। ठीक। अब मेटल ऑक्साइड में इसी में ही मेटल भी होगा। अब इस मेटल ऑक्साइड के अंदर जो मेटल प्रेजेंट है, उस मेटल का मास मान लिया मैंने W2 ग्राम। ठीक है। मेटल ऑक्साइड लेट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज W1 ग्राम। उसी के अंदर जो मेटल है मैंने उसका वेट मान लिया W2 ग्राम। ठीक। वो क्या बोल रहा है? हाउ मेनी टाइम्स इट्स वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ मेटल प्रेजेंट इन इट। यानी कि मेटल ऑक्साइड का वेट कितने टाइम्स ज्यादा होगा इस दैट ऑफ मेटल, यानी कि W1/W2 का वो रेशो पूछ रहा है। हाउ मेनी टाइम्स द वेट ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स, सॉरी, द वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ मेटल, यानी कि इस मेटल ऑक्साइड का वेट कितने टाइम ज्यादा होगा इस मेटल के। इतनी बात समझ में आई? W1/W2 का रेशो पूछा है उसने। ये बात क्लियर हो तो बात करो। जैसे मैं बोलूं कि भैया ये 1/2 आया, ठीक है। 1/2 तो कैसे आएगा? मेटल ऑक्साइड भारी है ना, तो मान लो ये जो रेशो है वो 2 आया, तो अपन बोलेंगे कि मेटल ऑक्साइड जो है वो मेटल के वेट का ट्वाइस है। इतनी बात समझ में आई? मेटल ऑक्साइड का जो वेट है वो मेटल के वेट का ट्वाइस है, दुगना भारी है मेटल ऑक्साइड मेटल के वेट से। ये बात क्लियर हो तो बोलो। अपने को फाइंड आउट करना है W1/W2 का रेशो। हाउ मेनी टाइम्स द वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ मेटल प्रेजेंट इन इट। ये बात दिमाग में बस गई हो तो आगे बढ़े। ये क्वेश्चन होपफुली आपने नोट डाउन कर रखा है। ये ब्लू लाइन से जितना भी है उतना लिख लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा जल्दी लिखिएगा। ठीक है, होपफुली हो गया होगा। मेटल ऑक्साइड का वेट मैंने बस W2 माना है, उसमें मेटल का वेट मैंने W1 माना है। अपन को, सॉरी, मेटल ऑक्साइड का वेट मैंने W1 माना है, मेटल का वेट मैंने W2 माना है। अपन को W1/W2 का रेशो फाइंड आउट करना है। नाउ मैं स्क्रीनशॉट लेना आई थिंक भूल गया हूँ उसका, तो होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अपन यहाँ से स्टार्ट करें। किसी भी कंपाउंड AXBY में लॉ ऑफ कंजर्वेशन में लिखा था मैंने, AXBY टाइप के कोई भी कंपाउंड में हम क्या लिख सकते हैं? दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ AXBY। ये मैं आपको बता चुका था, ये अपन लिख चुके हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ AXBY इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B। चाहो तो पलट के देख सकते हो, लॉस के अंदर लिखा हुआ है ये। या फिर जब मैंने आपको एक कंपाउंड बताया था कि AXBY का एप्लीकेशन जब आप लोगे तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो किसके बराबर होगा?
इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए विच इज ऑल्सो इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। क्लियर? खैर, अपने को अगर मैं इसको मेटल ऑक्साइड के टर्म्स में लिखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल equal to number of equivalent of oxygen, which is also equal to number of equivalent of metal oxide। अब मुझे मतलब किससे है? मेटल और मेटल ऑक्साइड से। मेरे को ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, उसने तो रेशो मेटल और मेटल ऑक्साइड का पूछा है। यहां तक बात समझ में आई? तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल which is also equal to number of equivalent of metal oxide। ठीक है? अब आगे अगर आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो उसने क्या दे रखा है आपको सवाल में? द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज डबल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज डबल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि मैंने मान लिया, लेट अस सपोज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज E। अगर ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट E है तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? ये उसने सवाल में दिया है, ये उसने सवाल में दिया है कि मेटल का इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट वेट से दुगना है। क्लियर? अब कुछ नहीं करना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्या लिखूंगा मैं? वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या लिखूंगा मैं? वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड अपॉन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल किसके बराबर होंगे? वेट ऑफ मेटल यानी कि W2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट, विच इज इक्वल टू number of equivalent of metal oxide, weight of metal oxide upon number of equivalent of metal oxide, सॉरी equivalent weight of metal oxide। ठीक है ना? weight upon equivalent weight होता है number of equivalent। तो मेटल का वेट जो है वो मैंने W2 माना था, मेटल का इक्विवेलेंट वेट मैंने E माना है। मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट मैंने W1 माना है अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब मैंने आपको ये भी लिखवाया हुआ है दैट इक्विवेलेंट वेट of AXBY is equal to equivalent weight of A plus equivalent weight of B। ये भी चाहो तो पन्ने पलट के देख सकते हो। equivalent weight of AXBY is equals to equivalent weight of A plus equivalent weight of B। तो equivalent weight of metal oxide equal to equivalent weight of metal plus equivalent weight of metal plus equivalent weight of its oxygen। सॉरी, मेटल का 2 ही होगा ना, सॉरी। तो 2E प्लस E। ठीक है? सॉल्व करिए। W1 अपॉन W2 का जब आप रेशो निकालोगे, E से E तो कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा W1 अपॉन W2? 1.5। दैट मीन्स वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ मेटल। नोट डाउन कर लीजिए, जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ लो वापस, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। जिसको समझ में ना आया हो वो पूछ सकता है। W1 अपॉन W2 का रेशो निकालोगे तो वो आएगा 3/2, यानी कि 1.5 टाइम्स मेटल ऑक्साइड का वेट हुआ है इज दैट ऑफ द मेटल।
इसमें एक भी स्टेप अगर भूल रहे हो या लिंक करने में दिक्कत हो रही हो तो मुझे बता दो, मैं बता दूंगा। जब नोट डाउन हो जाए जब बता दीजिएगा। इसमें कोई सा भी स्टेप नहीं समझ में आया तो बता देना, है ना। हटा दो इसको। तो यहाँ से W1, ये वाली स्टेप कहाँ से लिखी भैया? ये वाली, तो ये वाली कहाँ से लिखी? ये वाली वहां से लिखी जब मैंने आपको बताया था that equal equivalent of the reacted react together to give equal equivalent of the product। चार चार के साथ रिएक्ट करके चार और चार ही बनाएगा। तो कंफर्म बात है कि जितने मेटल के इक्विवेलेंट होंगे उतने ही ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट होंगे और उतना ही इक्विवेलेंट मेटल ऑक्साइड बनेगा। ये वाला इक्विवेलेंट वेट वाला मैंने आपको पहले ही लिखवा रखा है, जब मैंने आपको शुरू शुरू में AXBY टाइप का एलिमेंट लेके बताया था Mg2O, वहां पे आप देख सकते हो, सॉरी MgO। ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं मानते हुए। किसी का बच रहा है क्या? किसी का बच रहा है ये? चलो, तो W1/W2 का रेशो क्या आ गया था मेरा, वो लिख लीजिएगा, है ना, 1.5 टाइम्स। 3E/2E which is equal to 1.5 times। Next, 0.324 gram of copper was dissolved in HNO3 is dissolved in HNO3 and the copper nitrate so obtained was heated and was converted into 0.406 gram of copper oxide, सॉरी कॉपर ऑक्साइड। मैं ये भी बता दूंगा वो मैंने क्यों काटा। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। दो मिनट का टाइम है आपके पास, क्वेश्चन ट्राई करिए। देखो क्या बोला वो, 0.3, जो बोला है वैसा वैसा लिखते जाओ और आंसर तो कोई खास नहीं है इसका सवाल। 0.324 ग्राम ऑफ कॉपर वॉज डिजोल्व इन, कॉपर को HNO3 से रिएक्शन करवाई मैंने तो कॉपर नाइट्रेट बना।
उसको फिर जब आप हीट करोगे तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। अब ध्यान से सुनिए, क्यों Cu2O मैंने हटाया था, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ये भी होता है, कॉपर ऑक्साइड ये भी होता है, डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर मैं ऑक्साइड बनाऊंगा उसका। अगर कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो CuO बनेगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो Cu2O बनेगा। लेकिन चाहे CuO बने चाहे Cu2O बने, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O किसके बराबर होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन माने O। मेरे को इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, तो चाहे CuO बने चाहे Cu2O बने, मेरे को नंबर से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, मैं सीधे सीधे बोलूंगा इट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। चाहे CuO बने चाहे Cu2O, मेरे को उस नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर आप ये सवाल सॉल्व करोगे तो सवाल में तो कोई दम खास है नहीं, आंसर आप अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा। देख लो, मैं बता देता हूँ। 0.324 ग्राम ऑफ कॉपर was dissolved in HNO3 and the copper nitrate so obtained was heated and was converted into 0.406 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ दिया हुआ है ना। तो कॉपर का वेट दिया हुआ है मुझे, तो अपन क्या जानते हैं, कॉपर ऑक्साइड क्या पूछा उसने, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। किस किस के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दी है? एक तो कॉपर के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दी है, और एक कॉपर ऑक्साइड के बारे में उसने वेट की इंफॉर्मेशन दी है। मिला दो। आप क्या जानते हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर equal equivalent of the reactant react together to give equal equivalent of the product, number of equivalent of oxygen equal to number of equivalent of copper oxide। आंसर आ गया। कॉपर का वेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मैंने मान लिया कॉपर का इक्विवेलेंट वेट E, लेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज E। तो अब मेरे को कॉपर से मतलब है और कॉपर ऑक्साइड से मतलब है। क्यों? क्योंकि उसने कॉपर का वेट पूछा है और कॉपर ऑक्साइड के बारे में मुझे जानकारी दी है, मेरे को ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं पता। यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 10 सेकंड बाद मैं इसे हटा दूंगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट के। तो कॉपर का वेट दिया हुआ है 0.324, इक्विवेलेंट वेट माना E, विच इज इक्वल टू कॉपर ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है 0.406 अपॉन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। सो इट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, अपन जानते हैं 8, फिक्स है ये तो पहले से ही। यहां से E की वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? सवाल क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट Ax By इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। एक सवाल लास्ट, उसके बाद अपन बढ़ते हैं नॉर्मेलिटी पे। अल्फा ग्राम ऑफ अ मेटल was dissolved। अल्फा की जगह कोई भी वैल्यूज गिवन हो सकती है ना, 100 200 300 2 3 4 जो भी। अल्फा ग्राम ऑफ अ मेटल was dissolved in H2SO4 to get
बीटा ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। कोशिश करिए सवाल सॉल्व करने की। बिल्कुल डिट्टो। सॉरी यार, मैं है ना क्या रिकॉर्डिंग का बटन दबाना भूल गया, तो 20 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड हो पाया है। बीच में मैंने पॉज दे दिया था। तो नॉर्मेलिटी वाला अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो ठीक है। ये लेक्चर, ये मतलब थोड़ा सा स्किप हो गया पार्ट 10-20 मिनट का। देखिए, आप ऐसा मान के चलो, आपको मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। सॉरी, आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये वाटर है। वाटर के अंदर आपने क्या करा, वाटर कितना 600 ml है, ठीक है। वाटर 600 ml भी नहीं है। बात ध्यान से सुनना, ये वाटर था। वाटर के अंदर जब आपने 5 ग्राम NaCl डाला, ये वाटर था। वाटर के अंदर जब आपने 5 ग्राम NaCl डाला, तो उसका जो सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम है, वो फाइनल वॉल्यूम 600 ml दे रखा है। वाटर था, वाटर के अंदर जब आपने 5 ग्राम NaCl डाला, तो उसका जो फाइनल वॉल्यूम था वो 600 ml दे रखा है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दे रखा है कुल मिला के 600 ml। नॉर्मेलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। ध्यान से सुनना मेरी बात। नॉर्मेलिटी किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके? सॉल्यूट के, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो आपके पास है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो आपके पास है। 600 ml दे रखा है, लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 0.6 हो गया। अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट मेरे पास आ जाए तो मेरा काम बन जाए। अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट मेरे पास आ जाए तो मेरा काम बन जाए। तो हाउ डू वी फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट? तो 5 ग्राम NaCl से क्या निकाल सकते हो? मोल्स। मोल्स क्या होते हैं? वेट अपॉन मोलर मास, 5 अपॉन 58.5। ये मेरे पास क्या आ जाएंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं? मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे पुट करो, 5 अपॉन 58.5। व्हाट विल बी द एन फैक्टर ऑफ NaCl भैया? तो किसी भी सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस। ये भी अपन बात कर चुके थे। किसी सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? जितना पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस हुआ है। इसका एन फैक्टर कितना आएगा? 1, क्योंकि +1 का चार्ज डिस्प्लेस हुआ है। बिल्कुल सही बेटा, +1 का चार्ज डिस्प्लेस हुआ है। खत्म। ये आ गए मेरे क्या? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कितने? 5 अपॉन 58.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 0.6। ये आ गई मेरी नॉर्मेलिटी। जिसको डाउट है पूछिए। पेज नंबर 8। जिसको डाउट है पूछिए। क्लियर है यहाँ तक? मैंने आपको एक बार बताया था, मोल्स कभी चेंज नहीं होते। मोल्स कभी चेंज नहीं होते, लेकिन इक्विवेलेंट चेंज हो सकते हैं। ठीक है ना? मोल्स कभी चेंज नहीं होते, लेकिन इक्विवेलेंट चेंज हो सकते हैं। मैंने बोला था, अगर आप 10 मोल ए ले रहे हो सकता है वो रिएक्शन, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन ए में वो 20 इक्विवेलेंट शो कर रहा हो, लेकिन उसी दूसरी पर्टिकुलर किसी और रिएक्शन में वो 40 इक्विवेलेंट शो कर रहा हो। सिंस इक्विवेलेंट डिपेंड ऑन द एन फैक्टर, और एन फैक्टर इज अ रिएक्शन डिपेंडेंट टर्म।
ये सब अपन बात कर चुके हैं। क्यों बता रहा हूँ, बताऊंगा अभी। फिलहाल ये लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डन। हो गया ये? चलो, थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था भैया कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मिली मोल्स इनटू एन फैक्टर था। नंबर ऑफ मिली मोल्स को आपने क्या लिख दिया था, नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml। नंबर ऑफ मिली मोल्स को अपन ने क्या लिख दिया था, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। तो कुल मिला के फाइनल वॉल्यूम तो कट जाता है। तो नंबर ऑफ मिली मोल्स और नॉर्मेलिटी अप्रोक्सीमेटली सेम हो गए। तो नंबर ऑफ जो मिली इक्विवेलेंट्स होंगे या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होंगे वो किसके बराबर होते हैं, नॉर्मेलिटी के। सिंस वॉल्यूम तो कट लेता है ना, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और नॉर्मेलिटी में कोई फर्क नहीं है। अब क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज अ रिएक्शन डिपेंडेंट टर्म, देयरफॉर नॉर्मेलिटी इज आल्सो अ रिएक्शन डिपेंडेंट टर्म। सिंस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज अ रिएक्शन डिपेंडेंट टर्म, देयरफॉर नॉर्मेलिटी इज आल्सो अ रिएक्शन डिपेंडेंट टर्म। कहने का मतलब मेरा ये है, पहले लिख लीजिए, नॉर्मेलिटी is also reaction dependent term as reaction changes and factor changes then normality also change, since normality बराबर molarity into n factor। रिएक्शन चेंज होगी तो नॉर्मेलिटी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मेलिटी एन फैक्टर पे डिपेंडेंट है। रिएक्शन चेंज होगी तो एन फैक्टर चेंज होगा, एन फैक्टर चेंज होगा तो नॉर्मेलिटी चेंज होगी। मोलैरिटी चेंज नहीं होती, नॉर्मेलिटी चेंज होती है। मोलैरिटी चेंज नहीं होती, नॉर्मेलिटी चेंज होती है। मोलैरिटी चेंज क्यों नहीं होती? क्योंकि मोल्स चेंज नहीं होते। ठीक है ना? कहने का मतलब मेरा बस इतना सा है कि आपने 1 मोलर KMnO4 लिया, वही पहले वाली बात है, बस एग्जांपल दूसरा ले रहा हूं। हो सकता है वो किसी रिएक्शन में अगर उसका एन फैक्टर 1 है
तो उसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी? एक नॉर्मल। मोलैरिटी तो चेंज होती नहीं। मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर इज नॉर्मेलिटी। किसी रिएक्शन 2 में अगर उसका एन फैक्टर 5 है तो वो कितना नॉर्मल सोल्यूशन हो जाएगा? 5 नॉर्मल। ठीक है। मोलैरिटी रिमेन्स कांस्टेंट, एन फैक्टर चेंजेस। क्यों? बिकॉज, सॉरी, molarity remains constant, normality changes. Why normality changes? Because n factor changes. Why n factor changes? Because n factor is a reaction dependent concept. That's it. एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। डन? किसी का बच रहा है? किसी का बच रहा है? जैसा कि मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और नॉर्मेलिटी सेम चीज है। भावना समझना मेरी। लास्ट एग्जांपल एंड देन लेक्चर विल बी एंडेड। 10वां पेज। H2SO4 ब्रेक होगा 2H प्लस SO4 -2 में। ठीक है। H2SO4 आपने कितना लिया? एक मोलर आपने H2SO4 लिया। ठीक है। एक मोलर आपने H2SO4 लिया। जब आपने एक मोलर H2SO4 लिया, अगर वो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा तो H2SO4 कितना मोलर बचेगा? एंड में 0 मोलर। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर आपने एक मोलर H2SO4 लिया है, जब वो पूरी तरीके से डिसोसिएट होगा तो वो कितना बचेगा? 0 मोलर। बचेगा ही नहीं, पूरा तो टूट गया ना। H+ कितना बचेगा? 2 मोलर। सल्फेट कितना बनेगा? 1 मोलर। H2SO4 जब टूटेगा तो 2 मोलर H+ और 1 मोलर सल्फेट देगा। H2SO4 जब पूरी तरीके से टूटेगा तो खुद तो बचेगा 0 और 2 मोलर H+ और 1 मोलर सल्फेट देगा। ये मोलैरिटी के टर्म में बात होगी। लेकिन जब मैं नॉर्मेलिटी के टर्म में बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और नॉर्मेलिटी बात सेम है, एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। बताओ जरा, H2SO4 के कितने मोल्स लिए थे? 1 मोल लिया था, तो 1 मल्टीप्लाई बाय H2SO4 का एन फैक्टर बोलो। एसिड का एन फैक्टर कैसे डिसाइड करते थे? एसिड का एन फैक्टर कैसे डिसाइड करते थे? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन से। कितने H+ आयन दे सकता है ये? 2। तो एसिड का एन फैक्टर हो गया 2। इसकी मोलैरिटी, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ गई भैया? इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ गई? 2 नॉर्मल। इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ गई? 2 नॉर्मल, सिंस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एंड नॉर्मेलिटी आर सेम। सिमिलरली H+ की नॉर्मेलिटी कितनी? तो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 2 मोलर मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, किसी भी आयन का एन फैक्टर, उसके ऊपर का चार्ज 2 × 1, 2 नॉर्मल। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, किसी भी आयन का एन फैक्टर, उसके ऊपर का चार्ज 1 × 2, 2 नॉर्मल। तो 2 नॉर्मल H2SO4 अगर आप लोगे तो अगर कोई पूछे H+ कितना, अपन बोलेंगे 2 नॉर्मल, 2 नॉर्मल। क्लियर है? 0.5 H2SO4 कितने नॉर्मल H+ और कितने नॉर्मल सल्फेट देगा? 0.5 नॉर्मल H+ एंड 0.5 नॉर्मल सल्फेट। वापस बताऊं कि बात क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, अटेंडेंस दे जाओ, उसके बाद आप लोग भाग सकते हो।
ओहान क्या है? हाँ भाई, अरे जाने की जल्दबाजी मत करना यार, इसमें किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो पूछ लो। 2 नॉर्मल H2SO4, 2 नॉर्मल H+ और 2 नॉर्मल सल्फेट देगा। जाने की जल्दबाजी में, हालांकि जानता हूँ एक्साइटमेंट होती है, क्लास खत्म हो गई हो गई हो गई। कोई भी लाइन में डाउट हो तो पूछ सकते हो बेहिचक।